हेलो बच्चों, हमने आइसोमेरिज्म में संरचनात्मक समवयवता या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कंप्लीट कर ली है। अब आते हैं यहाँ पर हम आइसोमेरिज्म के सेकंड पार्ट पर, स्टीरियोकेमिस्ट्री या त्रिविम समवयवता, या इसको हम क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। डेफिनेशन की बात करें तो हमें पता है कि डेफिनेशन क्या होगी इसकी, संकुल यौगिक जिनके अणुसूत्र मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला समान हो किंतु त्रिविम में केंद्रीय धातु के चारों ओर लिगेंड्स का भिन्न भिन्न विन्यास हो, त्रिविम समावयवी कहलाते हैं एवं यह परिघटना त्रिविम समवयवता कहलाती है। तो डेफिनेशन के बारे में नॉलेज पहले से था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कि यहाँ पर स्पेस में जो लिगेंड्स का अरेंजमेंट है वो क्या मिलेगा, अलग अलग। अब हम अगर टाइप्स की बात करें तो यहाँ इसके आपको दो टाइप्स मिलेंगे, जीआई ज्यामिति समवयवता एंड सेकेंड वन ओआई प्रकाशिक, या इसका एक और नाम है ध्रुवण, कम यूज में आता है पर यह भी आपको याद रखना, ध्रुवण समवयवता। ऑर्गेनिक में इसके तीन टाइप थे, संरूपण या कॉन्फॉर्मेशनल, वो यहां पर नहीं है। अब इसको स्टार्ट करने से पहले हम एक टेबल ड्रॉ करने वाले हैं जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि एक्चुअल में हमें कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेज में स्टीरियोकेमिस्ट्री को स्टडी करना है। क्लियर है यहाँ पर? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पर टेबल कैसे ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट कॉलम है कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद आते हैं संकरण, संकरण के बाद ज्यामिति क्या होगी, और ज्यामिति के बाद जो नेक्स्ट कॉलम आएगा वो आएगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म का। तो हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जो हमारे सिलेबस में है। अब 4 की अगर बात करें तो 4 के अंदर दो टाइप के संकरण मिलते हैं, या तो DsP2 या sp3। तो DsP2 अगर दिया गया तो इसमें एक तो ये जो D होगा ये किसका होगा, n-1 का, और sp2 किसके होंगे, n के। तो मान लेते हैं यहाँ पर ये 4s और 4p2 है तो ये क्या हो जाएगा, 3D सबसेल होगा। और आपको याद होगा n को हम क्या बोलते हैं, बाह्यतम कोश, और n-1 का क्या नाम है, उपांत्य कोश। तो D पहले लिखा हुआ, इसका मतलब ये उपांत्य कोश का उपकोश है, और यहां पर जो D होगा वो होगा dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हमें पता है कि D कक्षक टोटल कितने होते हैं, 5, उसमें से ये जो D है कौन सा है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब आते हैं ज्यामिति कौन सी होगी, वर्गाकार समतली। ठीक है यहाँ पर, तो सेंटर में M आ जाएगा और 4 कॉर्नर पे वर्ग के लिगेंड्स आ जाएंगे, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर, शॉर्ट में SP। अब बात करते हैं कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म, तो यहां पर हम क्या लिख रहे हैं, देखो केवल GI संभव है, इसका मीनिंग OI तो कभी आपको मिलेगी ही नहीं, और GI संभव है क्यों बोल रहे हैं कि कंडीशन अगर हुई, ऐसा नहीं कि सभी में GI मिलेगी, यहां पर अगर कंडीशन हुई तो ज्यामिति समवयवता पॉसिबल है। क्लियर है पॉइंट? अब आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पर। अब जो संकरण वो कौन सा है, sp3। sp3 में जो ज्यामिति होगी वो कौन सी होगी, चतुष्फलकीय या टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं, 1 लाइन कहां ड्रॉ करनी है, अपर साइड, और 3 लाइन कहां ड्रॉ करनी है, डाउन साइड। बॉन्ड एंगल कितना आएगा, 109 और 28 मिनट। तो ये स्ट्रक्चर हो गया यहां पर चतुष्फलकीय। यहां स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें तो केवल OI संभव है। इस लाइन का क्या मीनिंग हुआ, कंडीशन अगर हुई तो प्रकाशिक समवयवता पॉसिबल है, GI आपको यहां पर कभी भी नहीं मिलेगी। क्लियर हो गया ये पॉइंट? आगे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कोऑर्डिनेशन में दो संकरण होते हैं, sp3d2 या d2sp3। अब अगर मान लीजिए D बाद में लिखा गया है P के बाद, तब तो ये रिलेटेड किससे है, N से, और N का मतलब बाह्यतम कोश। और अगर मान लीजिए D पहले लिखा गया स्टार्टिंग में तो ये रिलेटेड होगा n-1 से, मतलब उपांत्य कोश। क्लियर है यहां पर? तो जैसे यहां पर अगर n का मान 4 है तो 4s 4p3 और 4d2 है,
और यहां पर अगर देखें वही n का मान अगर 4 है तो ये d किससे संबंधित होगा, 3D उपकोष से। अब आते हैं कि आकृति या ज्यामिति कौन सी होगी, अष्टफलकी, ऑक्टाहेड्रल। अब इसमें अगर हम देखें तो सेंटर में कौन आ जाएगा, m, 4 लिगेंड्स स्क्वायर के कहां जाएंगे, कॉर्नर पर। तो ये तो स्क्वायर प्लेनर हुआ, हमें अष्टफलक बनाना है, तो एक लिगेंड कहां जाएगा, अबव द प्लेन, तल के ऊपर, और एक लिगेंड जाएगा इस स्क्वायर प्लेनर के नीचे। तो टोटल लिगेंड्स की संख्या कितनी हो गई, 6, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इंडिकेट क्या कर रहा है कि मेटल लिगेंड के साथ 6 उप सह संयोजी बंध का क्या कर रहा है, निर्माण। क्लियर यहां पर। तो टोटल वो लिगेंड्स कितने आ जाएंगे, 6, या डोनर एटम कितने होंगे, 6 होंगे। क्लियर। यहां पर अगर हम देखें तो GI व OI दोनों संभव है। क्लियर यहां पर। तो यहां OI GI दोनों ही मिल सकते हैं अगर कंडीशन फुलफिल होती है। तो हमने अभी ये जो चार्ट बनाया उससे क्या पता लगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 संकरण है, DSP2 में वर्गाकार समतलीय केवल GI संभव है, और अगर SP3 है तो चतुष्फलकीय केवल OI संभव है, और 6 के केस में अष्टफलकीय संकरण आपको 2 टाइप के मिलेंगे, पर आकृति एक ही है, और यहां पर दोनों पॉसिबल है, GI और OI। क्लियर है पॉइंट। अब हम आते हैं यहां पर क्वेश्चन आंसर पर। वर्गाकार समतलीय संकुल, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4, और संकरण होता है DSP2। केवल GI समावयवता दर्शाता है, प्रकाशिक समावयवता नहीं, समझाइए। तो सबसे पहले आते हैं यहां पर कि ज्यामितीय स्ट्रक्चर क्या होती है। यहां पर सेंटर में आपको क्या मिलेगा, केंद्रीय परमाणु, और कॉर्नर पे क्या मिलेंगे, 4 लिगेंड्स। अब यहां पर हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए ये 4 लिगेंड्स डिफरेंट हो, A, B, C और D, ठीक है यहां पर, तो अब देखते हैं यहां पर ये प्रकाशिक समावयवता दर्शाएगा या नहीं दर्शाएगा। प्रकाशिक समावयवता की अगर हम बात करें तो इसकी कंडीशन अगर आपको याद आ रही हो कहां से, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि समावयवता में कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक वाली ही है। तो कंडीशन क्या थी, कायरलता या असममितता। अब आते हैं यहां पर असममितता का क्या मतलब है, अगर दिया हुआ कोई भी कंपाउंड, ठीक है यहां पर, अगर इक्वली 2 पार्ट में क्या हो जाए, डिवाइड, और दोनों पार्ट एक दूसरे की मिरर इमेज हो, तब तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो सममित है, और सममित होगा तो प्रकाशिक समावयवता नहीं दर्शाएगा। ठीक है यहां पर। और इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा है, तब उसको हम क्या बोलेंगे कि वो असममित है, और अगर असममित है तो उसमें असममितता का गुण आ जाएगा या कायरलता का गुण आ जाएगा, और वो क्या होगा, प्रकाशिक सक्रिय। अब इस एग्जांपल को देखते हैं। सेंटर में M है, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है, 4 डिफरेंट लिगेंड्स अटैच्ड है। अगर मान लीजिए मैं इसको यहां से कट करूं तो ये इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, A के सामने D आ रहा है और यहां पर B के सामने क्या आ रहा है, C। अगर मान लीजिए यहां से कट करें तो, यहां से अगर कट करेंगे तो D के सामने C आ गया, इधर A के सामने क्या आ गया, B आ गया। अगर मान लेते हैं हम A को आधा कट करें, M को आधा कट कर दें और C को आधा कट कर दें, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा क्या, इक्वल नहीं होगा। ये आधे आधे हो गए, पर D के सामने कौन आ रहा है, B। या आप इसको ऐसे डिवाइड करोगे तो D, M और B आधे आधे कट जाएंगे, पर A के सामने क्या आ रहा है, C आ रहा है। तो क्या दिखाई दे रहा है कि यहां ये इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा है, पर ये इक्वली 2 पार्ट में क्या हो जाएगा, डिवाइड। कैसे डिवाइड होगा, आप इसको थोड़ा ध्यान से समझो। मेरे हैंड में ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, ठीक है, यहां पर सेंटर के अंदर M है और ये 4 लिगेंड्स अटैच्ड है। यहां पर ये लाइन ड्रॉ नहीं है, पर अगर आप इन 4 कॉर्नर को अटैच कर दें तो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर आ जाएगी कंप्लीट। अब यहां पर हम देखते हैं कि इसी को इससे रिलेट करते हैं, ये A हुआ, ये B, ये C और ये D। तो अगर ऐसे काटूंगा तो भी इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, ऐसे काटेंगे तो भी इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड नहीं होंगे। अगर हम इसको ऐसे कट करते हैं तो ये तो आधे आधे कट हो जाएंगे, पर D के सामने क्या जाएगा, B। या ऐसे कट करेंगे तो C के सामने क्या जाएगा, A। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड इस टाइप से तो नहीं होगा। पर यहां पर अगर हम इसका नाम देखें तो इसका नेम क्या है, वर्गाकार समतलीय। मतलब ये प्लेनर स्ट्रक्चर है। प्लेनर स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, इसको अगर बोर्ड पे टच करेंगे तो M और 4 के 4 लिगेंड्स किसको टच कर जाएंगे, बोर्ड को। प्लेनर स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि अगर कोई एक प्लेन बनाया जाए, ठीक है, यहां पर जैसे मेरा हैंड जब ये वेव कर रहा है, ठीक है, यहां पर
तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक प्लेन को। आपके रजिस्टर का एक पेज जो है वो इंडिकेट किसको कर रहा है? प्लेन को। इस बोर्ड का जो ग्रीन एरिया आपको दिख रहा है वो किसको शो कर रहा है? एक प्लेन को शो कर रहा है। किसी भी प्लेन को बनाने के लिए दो अक्षों की क्या होती है? आवश्यकता। तो ध्यान से देखना, मान लेते हैं एक लाइन ही हो गई x और ये कौन सी हो गई? y। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया? एक प्लेन हो गया है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर इस प्लेन में ये सारे के सारे यहाँ पर जो कंपोनेंट्स हैं m और चारों लिगेंड वो सारे के सारे प्रेजेंट है। क्लियर है यहाँ पर? तो ये समतलीय संरचना है। तो किसी भी समतलीय संरचना को आप कैसे काटोगे? बीच में से। इसको हम बोलते हैं आणविक सममिति। ध्यान से देखना, मैंने यहां से काटना स्टार्ट किया, ठीक है, तो a आधा कट गया है, ये वाला लिगेंड भी क्या होगा? आधा कट जाएगा। काटते हुए जाएंगे तो m भी क्या होगा? आधा कटेगा, और ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? आधे कट जाएंगे। तो इसको हम बीच में से क्या करेंगे? यहाँ पर कट करेंगे। तो ये इक्वली टू पार्ट में क्या हो जाएगा? डिवाइड। आप इसको समझने के लिए ये रजिस्टर अपना यूज में ले सकते हो। रजिस्टर को हम बीच में से अगर कट करें तो वो इक्वली टू पार्ट में क्या हो जाएगा? डिवाइड। क्लियर है यहाँ पर? तो यहां पर समतलीय संरचना है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि क्या जुड़ा हुआ है। प्लेनर स्ट्रक्चर में हमेशा आणविक सममिति मिलेगी, मतलब उसको बीच में से काटोगे तो सब आधे आधे कट जाएंगे और दोनों भाग एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? मिरर इमेज। तो ये हमेशा समतलीय होगा। नाम से पता लग रहा है ना कि वर्गाकार समतलीय। समतलीय होगा तो इसमें सममितता होगी। सममितता होगी तो ये प्रकाशिक समावयवता नहीं दर्शाएगा। क्लियर हो गया यहाँ पर? तो इस क्वेश्चन का हम आंसर क्या दे सकते हैं? वर्गाकार समतलीय संकुल समतलीय होते हैं, नाम में दिया हुआ ये पॉइंट। अतः इनमें हमेशा आणविक सममिति, अब यहां पर इस चीज को याद रखना कि आणविक सममिति हम किसको बोल रहे हैं? कि समतलीय संरचना को बीच में से जो हम कट कर रहे हैं सब आधे आधे दो भागों में क्या हो जाएंगे? डिवाइड। उसको हम क्या बोल रहे हैं? आणविक सममिति। हमेशा आणविक सममिति उपस्थित होती है। अतः ये हमेशा प्रकाशिक असक्रिय होते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट? तो ये कभी भी ऑप्टिकल आइसोबैरिज्म शो नहीं करेंगे, कंडीशन होने पर जीआई शो कर देंगे। क्लियर? गॉट इट? अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चतुष्फलकीय संकुल, यहां भी उप सह संयोजन संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा और संकरण कौन सा हो जाएगा? sp3। तो चतुष्फलकीय संकुल केवल प्रकाशिक समावयवता दर्शाते हैं, ज्यामिति समावयवता नहीं, समझाइए। ठीक है यहाँ पर? तो अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। सेंटर में ये m है, 1 लाइन अपर साइड और 3 लाइन डाउन साइड। अब मान लेते हैं यहाँ पर दो लिगेंड सेम टाइप के जुड़े हुए हैं, एक दंतुक, और दो लिगेंड भी सेम टाइप के जुड़े हुए हैं। अब आते हैं यहाँ पर इसमें जीआई कब पॉसिबल हो? तो जीआई तब पॉसिबल हो जब ए और ए कहां पर आ जाए? सेम साइड। तब तो आप उसको क्या बोल दोगे? सिस फॉर्म। वही कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक वाले ही है। और ए और ए कहां जाए? अपोजिट साइड, तो उसको हम क्या बोल देंगे यहाँ पर? ट्रांसफॉर्म। क्लियर है यहाँ पर? अब यहां चेक करते हैं कि ये पॉसिबिलिटी है या नहीं इस ज्यामिति में कि ए और ए को हम सेम साइड या अपोजिट साइड बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। तो सबसे पहले इस मॉडल को कंसिडर करते हैं। इसको आप ए कंसिडर कर लो तो ये दो ए हो गए और ये दो क्या हो गए? बी। ठीक है यहाँ पर? अब ये हाईली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। जैसे जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो जनरली मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक लाइन अपर साइड और 3 लाइन का बनाओ डाउन साइड। पर आप किसी भी लिगेंड को अगर अपर साइड ले जाएंगे तो रिमेनिंग 3 कहाँ जाएंगे? डाउन साइड। क्लियर हो रहा है यहाँ पर? तो ये हाईली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, ये फिक्स नहीं कि जो अपर साइड होगा वो हमेशा अपर साइड ही रहेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल में रेगुलर क्या होगा? रोटेशन। तो आप देख सकते हो कि अगर 1 अपर साइड जाएगा तो रिमेनिंग 3 कहाँ जाएंगे? डाउन साइड आ जाएंगे। अब ध्यान से देखना कि स्पेस में क्या हम ये बता सकते हैं क्या कि दोनों ए सेम साइड या अपोजिट साइड होंगे? नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? तो इस ए को कंसिडर करते हैं। इस ए की जो पोजीशन है इन 3 के साथ सेम है। क्लियर? यहां पर सेम का मीनिंग अगर मैं 1 को ले जाऊंगा अपर तो ये कहां जाएगा? डाउन साइड। किसी भी 1 को अगर आप ऊपर ले जाओगे तो ये ए कहां जाएगा? डाउन साइड आ जाएगा। तो इस ए की पोजीशन तीनों लिगेंड के सापेक्ष क्या समान है। ठीक है? यहां पर इस लिगेंड को अगर इस लिगेंड से देखूं, ठीक है, यहाँ पर इससे कंपेयर करूं इसकी पोजीशन या इससे कंपेयर करूं, ये तीनों के साथ समान सापेक्ष स्थिति पर है। इसलिए आप इसको ये नहीं बता सकते कि ए के साथ सेम साइड होगा या अपोजिट साइड होगा।
ये तो सभी के साथ क्या शो कर रहा है, समान स्थिति। तो यहां पर हम ये डिफाइन नहीं कर सकते कि ये ए की साइड होगा और एक अलग विन्यास होगा जिसमें ए के अपोजिट चला जाएगा। बात आ रही है अच्छे से समझ में, क्लियर यहां पर? तो रोटेशन करवाने पर ये समझ में आ रहा है कि जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊं, रिमेनिंग 3 नीचे है, किसी को भी ऊपर ले जाओगे तो रिमेनिंग 3 कहां जाएंगे, नीचे। तो हर लिगेंड की सापेक्ष स्थिति की अगर हम बात करें तो वो क्या है, समान है। इसलिए हम कोई भी दो लिगेंड को क्या नहीं बता सकते, ये सेम साइड है या अपोजिट साइड। क्लियर हो गया यहां पर? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि यहां पर ज्यामितीय समवेता क्यों संभव नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा, चतुष्फल के संकुलों में केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए लिगेंड्स की सापेक्ष स्थितियां समान होती है। क्लियर यहां पर? तो हम कोई भी दो लिगेंड्स को ये डिफाइन नहीं कर सकते कि सेम साइड होंगे या अपोजिट साइड। इस एक ही पोजीशन इन तीनों के साथ समान है, ठीक है यहां पर? तो आप इसको किसी के भी साथ सेम साइड या क्या नहीं ले सकते, अपोजिट साइड। क्लियर यहां पर? किसी भी एक लिगेंड को अगर मैं लूं तो रिमेनिंग 3 के साथ उसकी पोजीशन या स्थिति क्या मिलेगी, सेम ही मिलेगी। तो हम ये डिफाइन नहीं कर सकते ये किसके साथ सेम साइड जाएगा या किसके साथ अपोजिट साइड जाएगा। इसलिए यहां पर जीआई संभव ही नहीं है। ये केवल क्या दर्शा सकते हैं, वो भी कंडीशन होने पर, प्रकाशिक या ध्रुवण समवेता। क्लियर है पॉइंट? अब आते हैं यहां पर हम वर्गाकार समतलीय संकुलों में ज्यामितीय समवेता। ठीक है, यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर वही 4 होगा और संकरण कौन सा होगा, DsP2। तो सबसे पहले आता है Ma2B2। अब ध्यान से देखना, ये जनरल फॉर्मूले के फॉर्म में दिया गया है जहां पर A और B क्या है, एक दंतुक लिगेंड्स है। तो मैंने देखा कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 4 है। 4 आने पर मुझे ये देखना पड़ेगा कि संकरण कौन सा है, अगर मुझे ज्यामिति के बारे में पता करना है। क्योंकि अगर sp3 है तो ज्यामिति आपको मिलेगी ही नहीं, केवल किसमें संभव है, DsP2 में। तो यहाँ जितने भी एग्जाम्पल आएंगे हम ये मान के चल रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होने पर बाई डिफॉल्ट संकरण कौन सा है, DsP2 है और आकृति स्क्वायर, प्लेनर या वर्गाकार समतलीय। ठीक है यहाँ पर? तो अब हम स्टार्ट करते हैं पहले एग्जांपल से। तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बनाए Ma2B2 की, तो फर्स्ट स्ट्रक्चर मैंने ये बना दी है। अब हमें ध्यान से क्या देखना है कि वही अणुसूत्र और संरचनात्मक सूत्र क्या होगा, समान होगा। केवल त्रिविम में लिगेंड्स का क्या मिलेगा, भिन्न भिन्न विन्यास। तो अगर यहां हम देखें A और A को, तो अगर इसको मैं बॉन्ड एंगल से रिलेट करूं तो यहां मुझे जो बॉन्ड एंगल दिखाई दे रहा है वो कितना दिखाई दे रहा है, 90। तो मैं एक और विन्यास क्या बना सकता हूं कि A और A कहां चले जाएं, 180 पर, और B और B भी अपने आप ही कहां चले जाएंगे, 180 पर। अब आपको ये देखना है कि ये अलग है या समान ही है। अलग या समान का क्या मतलब है, इसको अगर हम कितना ही रोटेट कराएं, मॉलिक्यूल में रोटेशन वैसे भी होता है, तो रोटेशन करवाने पर ये सेकंड वन नहीं बनना चाहिए। अगर आप इसको घुमा रहे हो और ये बन रहा है, तब दैट मीन्स ये दोनों आपके लिए समान ही होंगे। इसको मैं एक कॉन्सेप्ट से और समझाता हूं। आप ये समझो, स्टीरियो केमिस्ट्री को समझने के लिए आपके सामने ट्विंस खड़े हुए हैं दो। अब ट्विंस खड़े हुए हैं, अगर आप उनको अलग अलग कर पा रहे हैं तब तो वो आपके लिए अलग अलग है। अगर आप उनको अलग अलग नहीं कर पा रहे तो दोनों आपके लिए क्या होंगे, समान होंगे। बस इस लाइन को याद रखना, ये जो ट्विंस थ्योरी है इसको याद रखना। ध्यान से देखो, हम स्टीरियो केमिस्ट्री में क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूल को हमें एक्चुअली विजुलाइज करना है। अगर आप इन दोनों को स्पेस में एक्चुअल मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे रहे हैं या कॉम्प्लेक्स आपको दिखाई दे रहे हो, इन दोनों को अलग अलग कर पा रहे हो, तो ये दोनों अलग अलग है। और अलग अलग नहीं कर पा रहे हैं तो ये दोनों आपके लिए क्या होंगे, समान ही होंगे। तो अगर हम देखें, हम इसको कितना ही रोटेट करवाएं, A और A आपको हमेशा 90 डिग्री पर ही मिलेंगे। क्लियर है यहाँ पर? और सेकेंड वन को मैं कितना ही रोटेट कराऊं, A और A कहां मिलेंगे, 180 पर। दैट मीन्स अगर ये मॉडल आपके सामने आ जाए, मॉलिक्यूल सामने आ जाए, तो हम इनको अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं। अब मेरे हाथ में यहाँ पर ये Ma2B2 का ही एग्जाम्पल है। फर्स्ट वन देखो सिस है और सेकेंड वन कौन सा हुआ, ट्रांस। सिस कैसे, सबसे पहले आते हैं यहाँ पर, अगर हम इसको देखें तो A और A के बीच में 90 डिग्री है। ठीक है यहाँ पर, और ये B और B के बीच में भी क्या हुआ, 90। अब इसको हम कितना ही रोटेट कराएं, अगर ये मॉलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स आपको दिखाई दे रहा है तो आप
देख पा रहे हो कि रोटेशन करवाने पर भी आप इसको आइडेंटिफाई कर लोगे अलग से। क्यों कर लोगे? ए और ए को जब भी मैं देखूंगा मुझे हमेशा वो कहां नजर आएंगे? 90 डिग्री पर। क्लियर है यहां पर? अब आते हैं सेकंड पर। सेकंड की अगर बात करें, यहां पर डायग्राम कैसे भी बनाया गया हो, इसको आप कितना ही रोटेट करा लो, ए और ए हमेशा कहां नजर आएंगे? 180 पर। ठीक है, यहां पर बी और बी भी कहां नजर आएंगे? 180 पर। क्लियर हो गया यहां पर? इसका मतलब ये दोनों कॉम्प्लेक्सेज आप अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बात आ रही है अच्छे से समझ में? हम इन दोनों को अलग अलग आइडेंटिफाई कर लेंगे, अलग अलग आइडेंटिफाई कर लेंगे तो ये आपके लिए अलग अलग होंगे। तो फर्स्ट वन को हम क्या बोलेंगे? सिस आइसोमर, क्योंकि ए और ए कहां पर है? निकटवर्ती स्थिति पर। और अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक में हमने इसको क्या बोला था कि समान समूह कहां पर हो? सेम साइड। यहां सेम साइड का मतलब बहुत इजी, आप बॉन्ड एंगल से देख लो, ए और ए के बीच में 90 डिग्री, इसका मतलब ये सेम साइड है। तो फर्स्ट वन कौन सा हो जाएगा? सिस। और सेकंड वन की बात करें तो सेकंड वन कौन सा हो जाएगा? ए और ए कहां पर है? अपोजिट साइड 180 पर। तो ये कौन सा हो जाएगा? ट्रांस। सिस को डिफाइन कैसे करेंगे? समान लिगेंड्स 90 डिग्री पर। क्लियर यहां पर? और यहां क्या लिखेंगे? समान लिगेंड्स 180 डिग्री पर। क्लियर यहां पर? तो इस तरीके से सिस और ट्रांस को हम अलग अलग पहचान सकते हैं कि अगर ये कॉम्प्लेक्स हमें दिखाई दें तो स्पेस में हम इनको अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर यहां पर? ये अब आते हैं यहां पर कि और कोई डिफरेंट अरेंजमेंट पॉसिबल है या नहीं। तो अब हम थर्ड एक और बना रहे हैं इसी का। मैंने ए और ए को यहां प्लेस किया, बी और बी को यहां पर। अब आते हैं सबसे पहले सिस है या ट्रांस है, तो आपका आंसर क्या दोगे? सिस होगा। अब जो फर्स्ट वन बनाया था उससे इसको रिलेट करना है, ये सेम है या अलग है? तो पेपर पे आपको अलग दिख रहा होगा क्योंकि ए और ए यहां पर है इसमें दो, और यहां ए और ए इस पोजीशन पे आ गए अपर साइड। तो पेपर पे तो हम अलग अलग कर पा रहे हैं, पर क्या स्पेस में अलग अलग कर पाओगे क्या? यही इंपॉर्टेंट है। स्टीरियोकेमिस्ट्री अप्लाई कहां होती है? स्पेस में। तो अगर हम ध्यान से देखें, इसको अगर मैं रोटेट कर रहा हूं, ठीक है यहां पर, तो ये थर्ड वन बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा। दैट मीन्स ये दोनों क्या होंगे? समान ही होंगे। बात आ रही है सबके समझ में? तो इसको हम मॉडल के थ्रू और समझते हैं अच्छे से। ये फर्स्ट वन है जिसमें यहां पर ए और ए है। अब इसको मैंने क्या करवा दिया? रोटेट। ठीक है यहां पर, तो ये बन गया है। तो ये वही कॉन्फ़िगरेशन है, चेंज हुआ? सेम कॉन्फ़िगरेशन है। और आप पेपर पे बना सकते हो, ए और ए को यहां बना दे तब भी वो क्या होगा? सेम ही होगा। ए और ए को हम कहां बना सकते हैं? नीचे की तरफ बना सकते हैं, तब भी क्या होगा? सेम ही होगा। क्लियर यहां पर? दैट मीन्स आप सिस कॉन्फ़िगरेशन टोटल कितने बना सकते हो पेपर पर? अलग अलग 4। पर ये 4 के 4 जो होंगे वो आपके लिए क्या होंगे? सेम ही होंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल में तो मैंने बोला ना कि रेगुलर क्या होगा? रोटेशन। तो ये 4 आइसोमर्स सेम ही होंगे, इनको हम अलग अलग नहीं मानेंगे। ठीक है यहां पर? क्योंकि आप इनको अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। रेगुलर जब रोटेशन होगा तो ए और ए की पोजीशन स्पेस में क्या होगी? चेंज। पर ये हमेशा एक दूसरे के सापेक्ष कहां रहेंगे? 90 डिग्री पर। नेक्स्ट आते हैं ट्रांस की। अगर हम बात करें तो पेपर पर हम पोजीशन चेंज करते हैं। ए और ए मैंने यहां बना दिया, बी और बी यहां पर। अब आपको आंसर देना कि ये ट्रांस जो बनाया मैंने सेकंड वन, ये फर्स्ट वन से सेम है या अलग है? ठीक है यहां पर? तो पेपर पे तो ये हो सकता है कि आपको अलग अलग दिख रहा हो, पर हमें पेपर या बोर्ड पे नहीं देखना है। कहां देखना है? स्पेस में। तो अगर हम बात करें, ये है फर्स्ट वन ट्रांस, ए और ए कहां पर है? 180 पर है। अब आपने क्या करवा दिया? रोटेट। तो इसी को रोटेट करवाया, और रोटेशन तो इसमें लगातार होता रहेगा। क्लियर है यहां पर? दैट मीन्स ये दोनों आइडेंटिकल ही होंगे। पेपर पे आप ट्रांस कितने बना सकते हो? 2 बना सकते हो, दोनों के दोनों सेम होंगे। सिस कितने बना सकते हैं? 4 बना सकते हैं, पर चारों के चारों क्या होंगे? समान होंगे। अब मैं इतनी बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि MA2B2 के नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स की बात करें तो आंसर केवल क्या आएगा? 2, जिसमें से 1 क्या होगा? सिस, और 1 क्या हो जाएगा? ट्रांस। क्लियर यहां पर अच्छे से पॉइंट? MA2BC नेक्स्ट एग्जांपल आपको गिवन है, ये वही जनरल फॉर्मूला है। अब इसमें मैं ये चेक करना कि वही कोऑर्डिनेशन नंबर सबसे पहले देखूंगा मैं। यहां पर स्टेप आप समझ लो, ये आपको हमेशा फॉलो करना है। तो ये सारे एक दंतुक लिगेंड्स हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया? 4। उप सह संयोजन संख्या 4 आ गई, तो मैं DsP2 बाई डिफॉल्ट लेके चली रहे। यहां पर वर्गाकार समतलीय होगा। अब आपको चेक करना कि GI संभव है या नहीं। तो ए और ए को कहां बनाते हैं? 90 पर। रिमेनिंग पोजीशन पे क्या चला जाएगा? बी और सी।
तो ए और ए कहां पर आ गए, सेम साइड या वही 90 पर आ गए, तो आप इसको डिफाइन क्या कर सकते हो, सिस समावयवी। अब इसका ट्रांस बना सकते हैं क्या, बिल्कुल बना सकते हैं। ए और ए को कहा ले लूं मैं 180 पर, तो डेफिनेटली ये इससे अलग विन्यास होगा, और बी और सी भी कहां चले जाएंगे 180 पर, ये कौन सा हो जाएगा, ट्रांस। क्लियर है यहां पर, तो ये समझ में आ रहा है यहां पर कि हमें ये चेक करना है कि यहाँ जीआई पॉसिबल है या नहीं, पॉसिबल है। क्लियर यहां पर। अब इसी को हम मॉडल के थ्रू समझते हैं। अगर हम इसको देखें तो ये हुआ ए और ए, यहां पर बी और सी, ठीक है यहां पर। अब इसको आप कितना ही रोटेट कराओ, ए और ए हमेशा कहां मिलेंगे 90 पर, और बी और सी आपको हमेशा कहां मिलेंगे 90 पर। पेपर पे आप ये कितनी स्ट्रक्चर बना सकते हो, ध्यान से देखना। फर्स्ट स्ट्रक्चर ये हो गई, ए और ए यहां पर है, ए और ए यहां जा सकते हैं, ए और ए यहां आ सकते हैं, ए और ए यहां आ सकते हैं। तो पेपर में अलग अलग कितनी बना सकता हूं मैं, 4, पर ये 4 की 4 क्या है, आइडेंटिकल है, क्योंकि आप सिस को कितना ही रोटेट कराओ ये हमेशा सिस ही रहेगा, ए और ए के बीच में बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होगा। क्लियर यहां पर। तो नंबर ऑफ जीआई की अगर हम बात करेंगे तो सिस कितने बनेंगे, 1। सिमिलरली अगर ट्रांस की बात करें तो अगर मान लीजिए इसकी एक डायग्राम अगर मैं बनाऊं जिसमें मैं ए की पोजीशंस क्या कर दूं, चेंज। अब आपको आंसर देना है कि अलग होगा या सेम होगा, तो आपने इसको केवल क्या करवा दिया, रोटेट। ठीक है यहां पर, दैट मींस दोनों के दोनों क्या होंगे, आइडेंटिकल। क्लियर है यहां पर। तो यहां पर देखें तो नंबर ऑफ जीआई कितने आएंगे, यहां पर नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए आंसर वही कितना जाएगा, 2, 1 सिस एंड 1 ट्रांस। क्लियर है यहां पर, क्योंकि आगे में नंबर्स के बारे में से जो नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे उनको भी क्या करना है, सॉल्व। इसीलिए हम स्टार्टिंग से ही नंबर ऑफ जीआई की भी बात कर रहे हैं। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर, एम ए बी सी डी। इसका क्या मीनिंग हुआ, समन्वय संख्या वही कितनी दिख रही है, 4, तो हम संकरण क्या मान के चल रहे हैं, DSP2 ही होगा, और ये वर्गाकार समतलीय संकुल है। अब यहाँ पर 4 अलग अलग एक दंतुक लिगेंड्स जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, हम कहीं भी किसी को भी प्लेस कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ए ले लिया, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी और यहाँ पर डी। अब आपको ये देखना है कि अलग अरेंजमेंट स्पेस में पॉसिबल है या नहीं, अब हमें ये चेक करना है। ठीक है यहाँ पर, तो आप अगर ध्यान से देखें तो ए के अगेंस्ट कौन आ रहा, सी आ रहा। अभी तो ए के अगेंस्ट हम बी को लाके अगर बनाएं तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि वो अलग बना या सेम बना, ये हमें देखना है। तो ए के अगेंस्ट हम किसको लेके आए, बी को। ठीक है यहाँ पर। अब रिमेनिंग कौन कौन से रहे, सी और डी, आप दोनों को कहीं पर भी बची हुई जगह पर प्लेस कर दो। अब आप दोनों को कंपेयर करो कि ये दोनों आपके लिए सेम है या अलग अलग है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स अगर आपको दिखाई दे जाए, एक्चुअल में हमें वो पावर आ जाए कि हम परमाणु या अणुओं को देख सकें, तो ये कॉम्प्लेक्स हमें दिखाई दे रहा है, तो हम इनको अलग अलग कर लेंगे क्या, बिल्कुल कर लेंगे। फर्स्ट में आप क्या देखो कि ए के अगेंस्ट कौन है, सी है, और सेकंड में क्या देखेंगे, ए के अगेंस्ट कौन है, बी है। इसको आप कितना ही रोटेट कराओ, ए के 180 पर आपको हमेशा सी नजर आएगा, और इसमें ए के 180 पर बी नजर आएगा, जबकि सी का नजर आएगा 90 डिग्री पर। तो ये हमारे लिए क्या होंगे, अलग अलग। नेक्स्ट में आते हैं, हम यहां पर वही ए की पोजीशन क्या रख रहे हैं, फिक्स। तो अभी तक हमने ए के अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब उसके अपोजिट, किस किस को लेके आए, एक बार सी को और एक बार बी को। रिमेनिंग कौन रहा, डी। तो अब हम ए के अगेंस्ट किसको लेके आते हैं, डी को। रिमेनिंग कौन कौन है, बी और सी, दोनों में से कहीं भी प्लेस कर दे रिमेनिंग जो आपके पास अवेलेबल है। अब थर्ड वन को देखते हैं, ये बाकी से अलग है या सेम है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर ये अलग होगा, क्योंकि अभी तक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन नहीं आया था या विन्यास नहीं आया कि ए के अगेंस्ट कौन चला जाए, डी। ठीक है, यहाँ पर ये अलग बना या नहीं बना, बिल्कुल बन गया। और कोई पॉसिबिलिटी, तो ए के अगेंस्ट आप किस किस को ला सकते थे, एक बार बी को, एक बार सी को और एक बार डी को। दैट मीन्स इस एम ए बी सी डी के कितने आइसोमर बन जाएंगे, टोटल जियोमेट्रिकल आइसोमर 3। क्लियर। अब हम एक काम करते हैं कि पेपर पर एम ए बी सी डी को कहीं भी प्लेस करके देखते हैं कि वो अलग बन रहा है या इन तीन में से कोई एक बन रहा है। तो मैंने एक वर्गाकार समतलीय स्ट्रक्चर बना के सेंटर में एम को रख दिया। अब मैं मेरी इच्छा से सी यहां रख रहा हूं, यहां पर ए रख दिया, ठीक है, यहां पर बी रख दिया और यहां पर डी रख दिया। अब आपको ये चेक करना है कि ये जो मैंने फोर्थ वन बनाया है, इन 3 में से कोई अगर है तब तो आइडेंटिकल हो जाएगा और टोटल आइसोमर्स 3 रहेंगे, वरना एक और ऐड होके कितने हो जाएंगे, टोटल 4। तो अगर हम देखें ए की एंटी पोजीशन पे कौन है, डी है। ए की एंटी पोजीशन पे क्या आ गया, डी आ गया।
और चेक करते हैं, सी की एंटी पोजीशन पे कौन है, बी है, सी की एंटी पोजीशन पे कौन है, बी है, दैट मीन्स ये थर्ड के क्या होगा, समान ही होगा। तो आप पेपर पे चारों लिगेंड्स को कहीं भी रख के देख लो, आपको इन 3 में से ही कोई एक मिलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ जीआई की अगर हम बात करें, नंबर्स ऑफ जीआई, तो आंसर कितना जाएगा, 3। अब आते हैं यहां पर एक कंफ्यूजन आ सकता है कि सिस और ट्रांस डिफाइन कर सकते हैं क्या, यहां पर नहीं कर सकते, क्योंकि सिस या ट्रांस डिफाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए, कम से कम 2 लिगेंड क्या होने चाहिए थे, सेम। तो 90 पर होते तो सिस हो जाता और 180 पे जाने पर क्या हो जाता है, ट्रांस। पर यहां पर हम देख रहे हैं कि सारे के सारे लिगेंड्स अलग अलग है, तो यहां पर सिस ट्रांस डिफाइन नहीं कर सकते। पर क्या अहम ABCD सिस ट्रांस समावयवता दर्शाएगा, बिल्कुल दर्शाएगा। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। जीआई या ज्यामितीय समावयवता का दूसरा नाम क्या है, सिस ट्रांस समावयवता। तो नेचर में या स्पेस में इसके अलग अलग विन्यास तो मिल रहे हैं, अलग अलग विन्यास मिल रहे हैं, तो ये जीआई या सिस ट्रांस समावयवता तो दर्शाएगा। पर हम किसी भी इंडिविजुअल आइसोमर को क्या डिफाइन नहीं कर सकते कि ये पर्टिकुलर सिस है या ट्रांस है। इसी को मैं नोट करके रिटर्न भी करवा रहा हूं। तो हमें नोट में क्या लिखना है, MABCD वर्गाकार समतलीय संकुल ज्यामिति या सिस ट्रांस समावयवता दर्शाता है, किंतु MABCD के किसी भी जीआई को सिस या ट्रांस परिभाषित नहीं कर सकते, क्योंकि सभी लिगेंड्स अलग अलग हैं। क्लियर है पॉइंट? तो ये समझ में आ गया होगा यहां पर कि इंडिविजुअल किसी को हम सिस या ट्रांस नहीं बता सकते। अब इसको मॉडल के थ्रू भी समझ लेते हैं। ये सेंटर में M है, ये A हो गया, ये B, C और D। अब ध्यान देखने आप इसके आप कितने डायग्राम बना सकते हैं। तो जैसे A की पोजीशन यहां ले सकते हैं, A यहां चला जाएगा और A यहां जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो इसको रोटेट कराने पर अलग अलग पोजीशंस हम पेपर पे बना सकते हैं, पर वो सारे के सारे क्या होंगे, समान ही होंगे। तो कितने इसके अलग अलग आप पेपर पे बना सकते हो, 4। A और B यहाँ पर है, A और B यहाँ जाएगा, A और B यहाँ जाएगा, A और B यहाँ जाएगा। पर जहां जो भी आप बना रहे इसमें A और B कहां पर आ रहे हैं, 90 पर आ रहे हैं। आप इसको कितना ही रोटेट कराएं हम, A और B कहां मिलेगा, हमेशा 90 पर, या A और C हमेशा कहां मिलेंगे, 180 पर। तो डायग्राम हम पेपर पे अलग अलग बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है बोर्ड पे या पेपर पे वो अलग अलग दिखाई दे, पर रिलेटिव पोजीशन या विन्यास से पता लग जाएगा कि वो अलग अलग है, समान है। मैं इसको कितना ही घुमा दूं, कितना ही रोटेट करा दूं, A के 180 पर C नजर आएगा ही सही, और A के 90 डिग्री पर B और क्या मिलेंगे, D मिलेंगे। ये विन्यास, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, विन्यास। जो शब्द यहाँ पर हम यूज है कि विन्यास अलग अलग मिलते हैं, तो विन्यास का क्या मतलब है, स्पेस में अरेंजमेंट। कि A के 180 पर यहाँ पर C दिया हुआ है, 90 पर B और D है, तो ये विन्यास अगर चेंज नहीं हो रहा है तो समान ही है। पेपर पे हो सकता है कि आपको अलग अलग नजर आ जाए, क्योंकि पेपर पे हम लेफ्ट राइट टॉप बॉटम डिफाइन कर सकते हैं, स्पेस में आप लेफ्ट राइट टॉप बॉटम डिफाइन नहीं कर सकते। क्लियर हो गया पॉइंट? तो MABCD के टोटल नंबर ऑफ GI कितने आ गए, 3। क्लियर?